गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रगति शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी क्लासेस को चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया है। हमारी 2 यूनिट हम कंप्लीट के नज़दीक हैं कि हमारा लास्ट कौशल चल रहा है, शिक्षण कौशल हमने पढ़ा था सूक्ष्म शिक्षण के बाद। तो अब कौशल के कौन कौन से कौशल हैं, तो हमारा जो पहला कौशल है जो प्रस्तावना कौशल, स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन। मतलब अपन इंट्रोडक्शन जो कराते हैं, प्रस्तावना मतलब अपन कोई व्यक्ति हो कोई भी हो तो पहले इंट्रोडक्शन जरूरी होता है इंसान को समझने। इसी प्रकार से पाठ के विकास के लिए पहले कौन से कौशल का निर्माण होता है, प्रस्तावना कौशल। अपन का विवरण है आज का स्किल्स ऑफ प्रस्तावना कौशल। तो इसी के साथ हमने देखा था शिक्षण कौशल क्या होते हैं। तो शिक्षण मतलब किसी भी पाठ को या किसी भी कार्य को करने के लिए उसको अच्छे ढंग से करना शिक्षण कौशल होता है ना। तो हम इन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह से शिक्षण कौशल का पहला कौशल है प्रस्तावना कौशल। अब जो प्रस्तावना कौशल क्या होता है, तो हम इसको समझते हैं। प्रस्तावना कौशल क्या है? प्रस्तावना कौशल मतलब यही है कि अगर तुम्हें पाठ से जुड़ना है, किसी कार्य से जुड़ना है, तो प्रस्तावना कक्षा में प्रथम कौशल है। काय के लिए? किसी भी कार्य करने के लिए प्रथम कार्य है। तो पढ़ाने के लिए अध्यापक की प्रस्तावना अच्छी रही तो पाठ की प्रस्तावना अच्छी होगी तो पाठ का विकास भी अच्छे से होगा और बच्चों को अच्छे समझ में आएगा। इसलिए पाठ का विकास किस प्रकार करें? कहते हैं कि कोई कार्य की अच्छी शुरुआत हो जाती है तो आधा काम बन जाता है। शिक्षक पाठ पढ़ाने के पूर्व छात्रों का ध्यान पाठ की ओर ले जाने के लिए, शिक्षक पढ़ाने से पूर्व ध्यान पाठ की ओर ले जाने के लिए जो कार्य करता है, जो स्टार्टिंग करता है, वो क्या होता है? प्रस्तावना कौशल। तो इसी के साथ है अपन इसमें लिख सकते हैं कि प्रस्तावना कौशल क्या है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। पाठ का विकास करने से पहले हर चीज़ की प्रस्तावना तैयार करनी पड़ती है। यानी अपन भी किसी के सामने जाते हैं तो उनको पहले अपना इंट्रोडक्शन देना होता है कि हमारा नाम क्या है, हमारा एड्रेस है, हम ये सारी चीज़ बतानी होती है। इसी प्रकार से अगर पाठ को पढ़ाना है तो बच्चे को उस चीज़ से प्रस्तावना कौशल से स्टार्ट करेंगे, तो पूर्व ज्ञान से उसमें से निकालना और उसको आगे उसका विकास करना। तो ये सारी चीज़ आज हम अध्ययन करेंगे इसी प्रकार से। अब जो है जो वास्तविक शिक्षण अपन कराते हैं उसके लिए प्रस्तावना कौशल कितना आवश्यक है, तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन आप करते हैं। इसी प्रकार से अब अपन देख रहे हैं प्रस्तावना कौशल। तो प्रस्तावना कौशल क्या है कि शिक्षक पाठ पढ़ाने के पूर्व छात्रों का ध्यान पाठ की ओर ले जाने के लिए जो भी क्रियाकलाप होता है उसे प्रस्तावना कहते हैं। तो ऐसे कौन से क्रियाकलाप हैं जो बच्चों को पाठ की ओर ले जाते हैं? कैसे? मतलब बच्चों में पढ़ाई से पहले विद्यार्थियों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना। जिज्ञासा उसका अगर उत्पन्न हो जाएगी तो बालक की उसमें रुचि हो जाएगी तो अच्छे से सीखेगा। इसलिए प्रस्तावना का विकास किया जाता है कि जिससे बालक के पूर्ण ज्ञान को निकाला जा सके। तो इसमें दिया है विद्यार्थी के मन एवं मस्तिष्क में चल रहे विचारों को स्थान पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु संबंधी विचारों को स्थापित किया है। इस दृष्टि से प्रस्तावना सदैव कैसे होनी चाहिए? विद्यार्थी की पूर्व जानकारी यानी पूर्व ज्ञान है ना, पूर्व जानकारी पूर्व ज्ञान पर होनी चाहिए, पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान होगा तो बालक अच्छे से अच्छे पाठ में रुचि देगा, क्योंकि उसको पाठ को ले जाने के लिए उसको पूर्व ज्ञान को जानना जरूरी होता है। दूसरा है सुनने की दृष्टि से रोचक हो। जो भी प्रस्तावना तैयार करें तो सुनने की दृष्टि से रोचक होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान की होनी चाहिए। और तीसरा है विचार करने की दृष्टि से विचार प्रधान होनी चाहिए। इससे क्या होगा, बालक में ये सारी चीज होगी तो बालक में जिज्ञासा बढ़ेगी उत्पन्न, और पाठ की प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होने वाली होनी चाहिए। जो भी प्रस्तावना है वो ऐसी होनी चाहिए। ये जिज्ञासा किसी प्रकार से नहीं अपितु अनेक प्रकार से की जा सकती है। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर भी आधारित हो सकती है, तो शिक्षण के विभिन्न साधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रस्तावना कौशल से छात्र नया पाठ करने के लिए तैयार किए जाते हैं और इसके द्वारा उनकी पाठ की रुचि बढ़ाई जाती है, यानी जिज्ञासा जगाई जाती है। तो इसी प्रकार से इससे पूर्व जो अधिगम होता है, जो सीखा हुआ था उसको पूर्व ज्ञान से निकाल के प्रस्तावना जाता है, जिससे जिज्ञासा आएगी तो वो अच्छे से सीखेगा। यानी विद्यार्थी पूर्व जानकारी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चित्रों का चित्र के माध्यम से निकाल सकते हैं, कोई चार्ट मॉडल के माध्यम से निकाल सकते हैं। यानी प्रस्तावना का अपना तरीका होता है। कोई चित्र दिखा के करता है, अपन जैसे बोर्ड पे कोई अपन ने जैसे त्रिभुज बना दिया, वो वर्ग बना दिया, कोई चीज़ बना दी तो बच्चे को याद आ जाएगा, तो बच्चे का ज्ञान निकल आएगा। तो इसी प्रकार से प्रस्तावना होता क्या है? एक लाइन में मैंने आपको ये चीज़ बता दी। शिक्षक पाठ पढ़ाने के पूर्व छात्रों का ध्यान पाठ को ले जाने के लिए जो भी क्रियाकलाप करता है, यानी उसको जो पाठ में पढ़ाना चाहता है, जो स्टार्टिंग में करना चाहता है, उसकी ओर बच्चों का ध्यान कैसे लाए, उसमें बच्चों में वो जिज्ञासा कैसे लाए, उसके लिए प्रस्तावना तैयार की जाती है, जिससे कि बालक अच्छे से समझ सके। अब वो प्रस्तावना का प्रकार चित्र का माध्यम भी हो सकता है,
कोई मॉडल भी हो सकता है, कोई कोई भी प्रकार हो सकता है। सुनने की दृष्टि से कहानी कविता के माध्यम से हो सकता है, विचार करने की दृष्टि से भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ क्या हो गई, ये हो गई प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का ये चीज़ तो हमें समझनी होगी कि शिक्षक की ये कल्पना शक्ति तथा अनुभवों के आधार पर तैयार की जाती है। मतलब किस पे की जाती है ये, शिक्षक की कल्पना शक्ति और उसके ज्ञान के ऊपर की जाती है, मतलब अनुभवों के आधार पर कि शिक्षक की कल्पना शक्ति क्या है, उसके अनुभव क्या है, उसके आधार पर प्रस्तावना कौशल तैयार किया जाता है। तो इस तैयार करने के बाद क्या होता है, जो भी इसमें शिक्षक की क्रियाएं होती है इनका निर्धारण किया जाता है, और जिससे कि निर्धारण से क्या होगा, जो शिक्षक छात्र है या फिर शिक्षक छात्रों का ध्यान केंद्रित कर सकता है, मानसिक रूप से तैयार कर सकता है, उनकी रुचि जागृत कर सकता है। तो ये सारी चीज होती है इससे, यानी अपन समझ गए होंगे कि चीज तो उनको मालूम है कि प्रस्तावना कौशल कौन तैयार करेंगे, छात्र अध्यापक करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, इसमें क्या होता है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो छात्र अध्यापक हो, मतलब छात्र अध्यापक भी हो सकते हैं क्योंकि उन्हीं के लिए तैयार की जाती है। तो इनके अंदर दोनों में प्रस्तावना कौशल जब तैयार करेंगे तो इनमें क्या होनी चाहिए, कल्पना शक्ति और अनुभव। कल्पना शक्ति और क्या होना चाहिए, अनुभव। क्या तो ये सारी चीज हो गई, ये दोनों चीज किस पे तैयार होगी, शिक्षक और छात्र में कल्पना शक्ति और इस पे अनुभव के आधार पर तैयार। और फिर ये चीज क्यों किस चीज पे देखनी है, तो ये चीजों को अपन देखना है, ध्यान छात्र ध्यान मानसिक रूप से तैयार की जाती है, मानसिक रूप पर होनी चाहिए किसके, विद्यार्थियों की। तो ये सारी चीज हो गई, इतनी समझ में आ गया प्रस्तावना कौशल क्या है, प्रस्तावना क्या नहीं है, ये चीजों को हमने समझ लिया है। तो मतलब एक शिक्षक इसको तैयार करेगा तो मुझे कल्पना शक्ति अनुभवों के आधार पर पहले से निर्धारण होता है सारी चीजों का, तो तब जाके होता है, क्योंकि उसको पाठ का विकास करना है। तो किस पे करना है, विद्यार्थी पूर्व जानकारी पे, सुनने की दृष्टि, रोचक हो, विचार करने की दृष्टि से। अब हम आगे देखते हैं कि प्रस्तावना के क्या उद्देश्य है। अपन ये चीज देख ली, अब देखते हैं उद्देश्य। अब हम यही से देखेंगे उद्देश्य, लाइन में करते हैं अपन, क्योंकि उद्देश्य नहीं होंगे तो फिर कैसे प्रस्तावना बन सकती है, कैसे क्या हो सकता है, तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम शिक्षण कौशल पढ़े, और शिक्षण कौशल कौन से नहीं है, ये सारे कौशल समझ लोगे तो आप इसमें बालकों पढ़ाने में अपनी रुचि रख सकते हो। जो आपका बीएससी बीएड जो आपकी है, जो थर्ड ईयर है, उसमें ये सारी चीजें हैं। लेकिन अपना सूक्ष्म शिक्षण इसमें है तो हमको सारे कौशलों को समझना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। इसी प्रकार से उनका उद्देश्य लिखते हैं, प्रस्तावना कौशल के उद्देश्य, क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो ये देखते हैं अपन उद्देश्य प्रस्तावना कौशल के कौन कौन से होंगे। तो इसमें होंगे छात्रों को मानसिक रूप से शिक्षण हेतु तैयार करना, छात्रों को शिक्षण हेतु मानसिक रूप से तैयार करना। मतलब इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से इस पाठ की तरफ ले जाया जाए, उनका ध्यान कैसे लगाया जाए। तो मतलब छात्रों को इसके माध्यम से मानसिक रूप से तैयार किया जा सकता है, जिससे कि वो इसमें जो भी पाठ है उसमें रुचि ले और उसके प्रति उसे अपनी जिज्ञासा जागृत कर ले, और जिससे जिज्ञासा हो जाएगी तो उसका अधिगम अच्छा होगा। तो इसलिए इसके उद्देश्य ये है कि छात्रों को शिक्षा हेतु मानसिक रूप से तैयार करना। दूसरा है ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित करना, ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित करना। यानी छात्रों का ध्यान कहाँ लाना है, विषय वस्तु पर। अब छात्रों को शिक्षण है तो मानसिक रूप से तैयार करना, और जब मानसिक रूप से विद्यार्थी तैयार हो जाएगा तो ध्यान कहाँ लाना है, विषय वस्तु की ओर केंद्रित करना है कि उसे विषय वस्तु ये पढ़नी है, ये पढ़ना है, ये सारी चीज का करना, पता लगाना है विषय वस्तु की ओर ध्यान आ गया। अब अपन तीसरा क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान का पता लगाना, पूर्व ज्ञान का पता लगाना कि बालक पहले से कितना जानता है, उसका ज्ञान कितना है, उसने कितना सीखा है, उस विषय वस्तु के प्रति उसका ज्ञान कितना है, उसका मतलब मानसिक रूप से वो तैयार है या नहीं है, और विषय वस्तु उसको पसंद है या नहीं है। पूर्व ज्ञान के इसलिए पता लगाते हैं कि उसकी रुचि उसके प्रति कितनी है।
अब इसी के साथ है पूर्व ज्ञान से प्रस्तुत विषय का संबंध स्थापित करना, यानी छात्रों के पूर्व ज्ञान, मतलब इसमें सभी में छात्र शब्द लगा रहे हैं ना, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है से प्रस्तुत ज्ञान, यानी छात्रों के पूर्व ज्ञान से प्रस्तुत ज्ञान का संबंध स्थापित करना। मतलब ये छात्रों को पूर्व ज्ञान से प्रस्तुत ज्ञान का संबंध था, मतलब जो ज्ञान है उसको जो अपन पाठ से पढ़ाना चाहते हैं उस ज्ञान से उसको जोड़ना, मतलब ये हो गया इसको जो ज्ञान है उसका जो नए ज्ञान है उसको उससे जोड़ना। और अगला है यानी बौद्धिक स्तर से प्रारंभ करते हुए नवीन ज्ञान से जोड़ना। जोड़ना या फिर संबंध स्थापित करना, दोनों चीज हो सकती है, ठीक है। क्योंकि बालक का जो बौद्धिक स्तर है उससे प्रारंभ करते हुए नवीन ज्ञान से या फिर नवीन विषय से जोड़ना ही इसका लक्ष्य होता है कि उसका जो बौद्धिक स्तर है उसको निकालकर उस पर करना। अगला है अपना छठा है रुचि उत्पन्न करना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मतलब इसका मेन उद्देश्य है रुचि उत्पन्न करना। अगर रुचि नहीं होगी तो बालक बिल्कुल नहीं रुचि लेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे। तो अपन ये उद्देश्य अपन लिखते जा रहे हैं, आप भी साथ में नोट करते जाइए, अपने बना लेना कि क्या है क्या नहीं है, आगे बाद में आपको टॉपिक्स परेशानी ना हो। और छात्रों के पूर्व अनुभवों को जागृत करना। तो हम इतनी सारी चीजों को, मतलब उद्देश्य क्या होगा प्रस्तावना के, छात्रों को शिक्षण हेतु मानसिक रूप से तैयार करना। अपन भी जानते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ाना है, क्लास में जब शिक्षक जाता है तो पहले वो बच्चों की स्थिति देखता है कि बच्चों की स्थिति कैसी है, विद्यार्थी क्रिया क्या हो रही है, विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को अपन देखते हैं पहले कि बच्चा क्या कर रहा है, फिर उसको पढ़ाई को लाना होता है तो मानसिक रूप से तैयार करेंगे। फिर विषय वस्तु की ओर केंद्रित ध्यान करना होगा। फिर पूर्व ज्ञान का पता लगाना है कि उसका पूर्व ज्ञान क्या है, पहले से कितना जानता है कितना नहीं जानता है, ये सारी चीज़ होगी। फिर है छात्रों के पूर्व ज्ञान से प्रस्तुत ज्ञान का संबंध स्थापित, मतलब दोनों में पहले का और उसका दोनों ज्ञान को जोड़ना। अब बौद्धिक स्तर से प्रारंभ करते हुए नवीन ज्ञान से जोड़ना है, नवीन विषय जो भी जिसको पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से कैसे जोड़ना है तो उसको जोड़ना। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना कि उसकी विषय के प्रति रुचि कितनी है कितनी नहीं है, उस विषय के प्रति उनको कैसे जागृत कर सकते हैं, उस विषय के प्रति उनकी उत्पन्न कैसे हो, रुचि कैसे हो, जिज्ञासा कैसे आए, सीखने की तत्परता कैसे आए, तो वो रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में पूर्व अनुभव को जागृत करना, जो उसके पूर्व अनुभव है, जो पहले का ज्ञान सीखा हुआ है उनको दोबारा से जागृत करना और नए पाठ की ओर जोड़ना। तो अब उन्हें ये सारी चीज करनी है कि अब इसको आगे देखते हैं कि प्रस्तावना को रुचिकर कैसे बनाना। तो शिक्षक सर्वप्रथम छात्रों में पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त कर ले और पूर्व ज्ञान को सफल बनाना होगा। और मतलब क्या होगा, मनोशारीरिक स्थिर अनुकूल होना चाहिए, प्रस्तावना प्रसंग सदस्य उद्देश्य होना चाहिए प्रकरण का, जिससे कि लगन जागृत हो, उद्देश्य क्लियर हो, ये सारी चीज़ अपन देखते हैं, उसमें तारतम्यता हो, है ना। कितनी सारी चीज़ अपन जानते हैं कि सारी चीज़ इसमें होना जरूरी होता है। तो बालक को प्रस्तावना के माध्यम से उसको शारीरिक मानसिक सारी चीज़ क्रियाओं के लिए, हर चीज़ के लिए तत्पर कर सकते हैं, उसमें लगन जिज्ञासा रुचि जागृत कर सकते हैं और बच्चों में मतलब उस चीज़ से जोड़ते हुए तारतम्यता की महत्वता ला सकते हैं। तो प्रस्तावना का उद्देश्य यही है कि मेन उद्देश्य यही है कि अपन जो भी पढ़ाना चाहते हैं प्रस्तावना कौशल के माध्यम से बालक तैयार होता है। बालक मतलब पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को लाना है, पाठ से जोड़ना है, विषय वस्तु से जोड़ना है, तो उसमें पहले उसको मानसिक तैयार करना होगा। प्रस्तावना का मकसद यही होता है कि पाठ में बालक को कैसे लाया जाए, जो टॉपिक क्लियर करना है उसकी ओर कैसे लाया जाए। तो अपन के उद्देश्य हो गए। अब अपन देखते हैं प्रस्तावना के घटक। ये सारी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं अपन, आप नोट करते जाइए।
प्रस्तावना के घटक कौन कौन से हैं? प्रस्तावना कौशल के घटक। चाहो तो आप डायग्राम भी उससे लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, इसके ज्यादा घटक नहीं है। तो पहला घटक है पूर्व ज्ञान। इसमें पूर्व ज्ञान नया है कि पूर्व ज्ञान से ही इसको निकालना है। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान के आधार पर ही निकलती है। तो पूर्व ज्ञान का प्रयोग, पहला घटक है इसका पूर्व ज्ञान का प्रयोग। जो ये प्रस्तावना है ये पूर्व ज्ञान पे बनती है, ये चीज आपको याद रखनी है। जो भी नया ज्ञान छात्र को दिया जाए या प्रश्न पूछा जाए तो वह छात्र द्वारा पूर्व में प्राप्त ज्ञान पर आधारित हो। पूछे गए प्रश्न कथन तो वो सब चीज किसकी होनी चाहिए? पूर्व ज्ञान पर होनी चाहिए। और जो पूर्व ज्ञान है वो कहाँ आना चाहिए? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वो ज्ञात से अज्ञात की ओर की सूत्र से करेंगे। यानी जो वो जानता है उसको नहीं जानते की ओर अपन इसको लेके जाएंगे। यानी पूर्व ज्ञान पे आधारित है तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाएंगे कि उसको ज्ञान कितना है कितना नहीं है, कितना अपन उसको पाठ में प्रति रुचि जागृत कर सकते हैं, उसको अग्रसर कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे ला सकते हैं। तो इसलिए पूर्व ज्ञान का बहुत ध्यान रखना है प्रस्तावना कौशल में कि बालक का पहले का ज्ञान क्या है उसको नवीन ज्ञान में कैसे लाया जाए। तो जो जानता है उससे वो नहीं जानता की ओर पर इसको लेके आएंगे प्रस्तावना कौशल में। इसके माध्यम से चाहे वो प्रश्न हो, चाहे कोई कथन हो, चाहे कोई व्याख्या हो, कोई भी चीज उसमें हो सकती है, कोई भी टॉपिक्स हो सकता है। मतलब पुराने से अपन को उठाना है नई की ओर। तो यानी पूर्व ज्ञान जो होता है उसमें अपन एक चीज का ध्यान रखेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर कैसे किया जाए, विद्यार्थी को कैसे लाया जाए। तो इसलिए इसमें जो प्रस्तावना कौशल होता है तो पूर्व ज्ञान का ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाकर उनके अच्छे, अगर पूर्व ज्ञान नहीं होगा तो उनकी प्रस्तावना अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए इसका ध्यान रखा जाए। अब दूसरा है प्रश्नों में क्रमबद्धता। प्रश्नों में क्रमबद्धता। अब क्रमबद्धता आपको मैं जब इसका बनाना सिखाऊंगी प्रस्तावना कौशल कैसे बनाते हैं, उसमें आप प्रश्नों में क्रमबद्धता को समझ जाएंगे कि क्रमबद्धता कैसे आती है। तो प्रस्तावना में क्रम का कथन तार्किक निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। पूछे जाने वाला प्रश्न पूर्व प्रश्न से छात्र द्वारा दिए गए उत्तर पर आधारित होना चाहिए। यानी तार्किकता और निरंतरता, क्योंकि वह निरंतरता के स्थिरता के लिए। यानी बालक से पहले प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछने के बाद उत्तर आ गया, उस उत्तर से ही दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है। यानी उत्तर से प्रश्न चलता है, यानी टॉपिक होगा कोई और लेकिन जो विद्यार्थी ने उत्तर दिया उत्तर से प्रश्न चालू होता है। तो इसमें ये तार्किक निरंतरता का सिद्धांत क्रमबद्धता प्रश्नों में होती है। आप जब इसको बनाना सीख जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इसमें तार्किकता जरूरी है। अब इसमें है अगला है अप्रासंगिकता प्रश्न एवं कथन। कथन। अब अप्रासंगिक कथन कौन से होते हैं, मतलब अप्रासंगिकता कैसे लानी है, प्रश्न और कथन कैसे होंगे। जिस प्रश्न का कथन का वाक्य उद्देश्य संबंध न हो वह अप्रासंगिक कहलाएंगे। यानी छात्र के ज्ञानात्मक पक्ष को मालूम करना है तो इसमें कौन सी चीज सहायक होगी, कौन जिज्ञासा पैदा कैसे होगी, उम्मीद कैसे होगी, यानी विभाग प्रतिमान ये सारी चीज कैसे आएगी। तो अप्रासंगिक कथन ये होते हैं कि प्रसंगों को कैसे भी उठाया जा सकता है, कहीं से भी प्रासंगिकता लाई जा सकती है। तो ये सारी चीज को उठाना, यानी कथन हो या फिर प्रश्न हो, दोनों चीज हो सकती है। इसमें मैंने अभी आपको बताया था अप्रासंगिक कथन से बालक रुचि जागृत करने के लिए चीजों का प्रयोग किया जाता है। अगला है अपना उपयुक्त विधा का प्रयोग। यानी कौन सी विधि हो कौन सी ना हो, कौन सी विधि से बालक को पढ़ा जाए, विधियों का प्रयोग, कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो उपयुक्त होनी चाहिए बालक के अकॉर्डिंग। यानी उसकी रुचि अनुभव उसके अनुकूल मानसिक स्तर के अनुकूल इन सब चीजों के प्रति अनुकूल होनी चाहिए। अगला है छात्रों का ध्यान आकर्षण। छात्रों का ध्यान आकर्षण मतलब ऐसी चीज चित्र हो मॉडल हो किसी के माध्यम से छात्रों का ध्यान उसकी ओर आ जाए, यानी पाठ की ओर आ जाए, अपनी विषय वस्तु की ओर आ जाए,
उसके लिए छात्रों का ध्यान आकर्षण के लिए कौन सी विधि का, कौन से माध्यम का प्रयोग करना है, कौन सी अंतरक्रिया हो, कौन से हावभाव हो, कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री हो उसमें, जिससे कि बालक का ध्यान आकर्षण हो जाए, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है उत्प्रेरणा। अब उत्प्रेरणा क्या होती है? उत्साह, जिज्ञासा, ये जागृत करना, यानी उत्प्रेरणा बालक में इच्छा, उसकी रुचि जागृत करना, इसको प्रेरित करके, मतलब ध्यान आकर्षण, कोई भी चीज दृश्य श्रव्य सामग्री दिखाकर उसमें उत्प्रेरणा जागृत करना, मतलब दृश्य या श्रव्य सामग्री के माध्यम से यानी प्रेरित हो जाएगा, तो उसमें प्रेरित हो जाएगा तो वो अच्छे से प्रयोग करेगा और अपनी रुचि जागृत करेगा अपने किसके प्रति? पाठ के प्रति। और सातवां है सुगठित उद्देश्य। अब सुगठित उद्देश्य क्या है कि मतलब अपन का जो भी चीज हुई पूरी क्रिया पूर्व ज्ञान से कहाँ से गए, कहाँ नहीं आए, जो अपन का उद्देश्य था लास्ट में, जो उद्देश्य कथन निकालना था कि अपन को पाठ कौन सा प्रकरण निकालना है, तो उद्देश्य को अपन को निश्चित करना पड़ेगा और उस टॉपिक पे अपन को बालक को लाना पड़ेगा। यानी पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व बालकों को निश्चित जानकारी देनी चाहिए कि प्रस्तुत पाठ के अंदर क्या पढ़ते जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या प्रस्तुत करना है, क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य इसमें आ जाता है, उसी के बाद अपने पाठ का विकास आगे होता है। अगर ये सारी चीज नहीं होगी, उद्देश्य नहीं होगा, तो अपनी प्रस्तावना बेकार है। उद्देश्य अगर निकल के नहीं आता है तो मतलब इसमें ये हुआ पूर्व ज्ञान का प्रयोग, कहाँ से? ज्ञान से ज्ञान के प्रश्नों में क्रमबद्धता, तार्किक एवं निरंतरता के आधार पर। अप्रसंगिक कथन का प्रयोग, जिससे कि बालक रुचि जागृत हो जाए। ऐसे प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक में कहीं से भी हो, इसको शिक्षक कहीं से भी उठा सकता है। कैसा भी प्रश्न हो सकता है, कोई भी मामला हो सकता है। और उपयुक्त विधा का प्रयोग, विधियों का प्रयोग कैसे करना है, कौन सी विधि का प्रयोग करना है, कौन सी नहीं लानी, कौन सी करनी है। छात्रों का ध्यान आकर्षण, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री दिखाएंगे, कुछ भी अच्छी चीज होगी, सुनने में अच्छा होगा तो बालक की रुचि जागृत होगी, तो अपने आप ही पूरी से वस्तु के प्रति आ जाएगा, पाठ के प्रति हो जाएगा, उसका आकर्षण आ जाएगा। उत्प्रेरणा, रुचि उत्पन्न करना, उसे मानसिक स्तर पर हर तरीके से वो सारी चीज, और वो उद्देश्य। तो अपन की प्रस्तावना के घटक हो गए, आप नोट करते जाना, ये सारे घटक मैन है कि उसके बिना नहीं हो सकता कुछ भी। अब अपन आगे देखेंगे प्रस्तावना कौशल के बनाना सीखते हैं। चलो कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, फिर इसके बाद निरीक्षण, सूची, ये सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। अब अपन एक ही चीज है, सूची और प्रश्न वगैरह ये बनाना देख लेते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं, कैसे नहीं बनाए जाते। अब इसके प्रश्न देखते हैं अपन, कौशल के प्रश्न कैसे बनाते हैं। तो अपन इधर पूर्व ज्ञान लिखेंगे पहले, जैसे अपन किसी पेज में आए पूर्व ज्ञान, यानी बालक या विद्यार्थी लिख सकते हैं। पहले अपन को प्रकरण में लिखना पड़ेगा, सारी चीजें लिखनी पड़ेगी कि प्रकरण क्या है क्या नहीं है, यानी कक्षा है, जैसे अपन लिखा है ना कक्षा, प्रकरण अपन का क्या है, प्रस्तावना कौशल है, तो इसी प्रकार सारी चीजें हमको लिखनी पड़ती है। पूरी कक्षा विषय और प्रकरण है और सारी चीज समय अवधि वगैरह सब लिखनी पड़ती है। तो पूर्व ज्ञान किसमें होगा? विद्यार्थी, अपन को जो भी टॉपिक लेना है, कुछ भी पढ़ाना है, मतलब कोई भी टॉपिक है इसमें लिख लो, कुछ भी पृथ्वी लिख दिया, ठीक है, के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी टॉपिक है, पानी ले लो, भूमि ले लो, भारत ले लो, कुछ भी टॉपिक ले लो, एक्स वाई जेड, तो प्रकरण यहाँ लिखना होता है। अब इसमें अपन डायग्राम की तरह बनाते हैं ऐसे। अब इधर क्या होगी? छात्र अध्यापक क्रिया, इसको बंद कर लो। अपन को 4 या 5 प्रश्न इसमें लेने हैं। छात्र अध्यापक क्रिया, अब इधर क्या होगी? विद्यार्थी क्रिया, चाहो तो कर लीजिए, शिक्षक क्रिया भी हो सकती है, ठीक है, दोनों चीज हो सकती है। अब पृथ्वी अपन को लाना है, टॉपिक पर तो पृथ्वी पढ़ाना है, कुछ भी ले लो, जैसे आपकी इच्छा, हिंदी का टॉपिक ले लो, चाहे साइंस का टॉपिक ले लो, किसी का भी ले सकते हो। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक कैसे लेने हैं, अपन को ये टॉपिक कैसे निकालना है। तो इसमें अपन प्रश्न लिखेंगे कि हम अगर पृथ्वी निकालना है, भारत निकालना है, क्या निकालना है, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रश्न अपन के जुड़े हुए होने चाहिए। चाहे हिंदी का ले लो, जैसे अपन हिंदी का लेते हैं, टॉपिक लेते हैं संधि, चलो इसमें ले
बालक के अनुसार होना चाहिए, प्रश्न ऐसे ही होगा। तो जो 7वीं 8वीं बच्चे होते हैं वो संधि पढ़े हुए होते हैं, तो उनसे मुझे 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो आ जाएगा संधि, है ना। अब इस तरीके की संधि कितने प्रकार की होती है, बच्चे इतना नॉर्मल जानते हैं कि होती है, तो क्या लिखेंगे, 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तीनों प्रकार के नाम बताइए। तो तीनों प्रकार कौन से, स्वर, है ना, व्यंजन, विसर्ग, है ना, ये तीनों प्रकार हो गए। अगर अगला क्वेश्चन बनाना है, अगर आपको स्वर पढ़ाना है या व्यंजन पढ़ानी है, विसर्ग पढ़ानी है, इससे ही उठेगा अगला। तो इसमें आप लिख सकते हो स्वर कौन कौन से, स्वर संधि के बारे में आप क्या जानते हो के बारे में बताइए, है ना। अब बच्चे ये तो बता देंगे स्वर कौन से होते हैं, कौन से, तो बच्चे लिख देंगे। अगर बस नहीं बताते हैं तो अपन इसमें कर देंगे निरुत्तर, या फिर संभावित उत्तर लिख देंगे, निरुत्तर हो गया या संभावित उत्तर हो गया, अपन कुछ भी लिख सकते हैं, संभावित उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे कोई उत्तर देते हैं, कोई नहीं देते, कोई अल्फा बुका जानते हैं, तो ऐसे हो सकते हैं। या फिर अगर इसको और आगे खींचना है तो आप और क्वेश्चन बना सकते हो, 5 अपन का लास्ट जो भी होगा वो अपन को निकाल के लाना है टॉपिक। तो अपन आगे लिखेंगे कि हाँ अगर अपन स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी उद्देश्य कथन। अपन उद्देश्य कथन लिखते हैं ना, अपन यही हो गया। इसको मैंने छोटे रूप में इसलिए बनाया है कि आप इसको समझ जाओ, क्रमबद्धता आ जाए। अब इसके नीचे लिख देंगे अपन उद्देश्य, क्योंकि मैंने पढ़ा था ना उद्देश्य जरूर होना चाहिए, उद्देश्य कथन, है ना। उद्देश्य कथन आएगा कि आज हम स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे, के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसी प्रकार से ये हो गया कि अपन कैसे पढ़ते हैं। अब इसमें क्रमबद्धता आ गई, पूर्व ज्ञान आ गया, और प्रश्नों में तारतम्यता और क्रमबद्धता, सारी चीज का अपन को समझ में आ गई, क्या प्रसंग कथन होगा, सारी चीज हो गई। अब हम समझ चुके हैं कि संधि अपन को समझ में आ गया, प्रस्तावना कौशल कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, ये सारी चीज हम समझ चुके हैं। प्रश्न किस प्रकार आएगा, यानी उत्तर है उससे प्रश्न उठेगा, और इसी प्रकार से प्रश्न चलते हैं, आप इस प्रश्न के प्रकार को बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रस्तावना हो गई, बड़ा समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, समझ में आ गया, पूर्ण ज्ञान हो गया, प्रश्न हो गए, क्रियाएं हुई, विद्यार्थी, अध्यापक विद्यार्थी दोनों हो गई। उद्देश्य कथन आ गया, मतलब लास्ट में उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, उद्देश्य नहीं है तो प्रस्तावना का कोई मतलब नहीं है, तो ये क्रिया हो गई बनी पूरी। इसी प्रकार से प्रस्तावना कौशल बनाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं इसकी क्या चीज थी, मतलब इसके जो प्रस्तावना कौशल होते हैं, घटक अपन ने देख लिए। अब इसको किस प्रकार से रेटिंग दी जाती है, यानी एक क्रिया के लिए 1 मिनट होता है, पूर्व ज्ञान से प्रश्न है, पूर्व मतलब इसमें ये देखते हैं पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए, नहीं पूछे गए, स्वभाव कैसे थे, इन सब के अनुसार शिक्षक निरीक्षक रेटिंग देते हैं, और उसमें अपन को नंबर मिलते हैं। कहीं पूर्व ज्ञान का उपयोग था या नहीं, उत्तरों का था, प्रश्नों में क्रमबद्धता थी या नहीं, तो ये सारी क्रियाएं इसके अंदर होती है। इसी प्रकार से अपन का क्या हुआ, कौशल, प्रस्तावना कौशल पूरा हुआ। जहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया, और नहीं आए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। यानी प्रश्नों में यही है, इसके अपन जो बनाते हैं तो उसमें अच्छे व्यवहार के लिए, इसके व्यवहार के लिए अलग से रेटिंग दी होती है कि इसने, इनका व्यवहार कैसे था, उत्तम था, बहुत अच्छा था, सामान्य सा था। यानी इसका डायग्राम मैं आपको बता देती हूँ किस प्रकार से बनाया जाता है। जो डायरी में आपकी प्रिंट हुआ होता है, जो आपको डायरी मिलती है उसमें प्रिंटेड होता है, यानी यहाँ पे तो लिख देंगे अपन पूरी चीज, यानी इधर क्रम संख्या के कौन कौन से क्रम में क्या है क्या नहीं, यानी प्रस्तावना कौशल के तत्व, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, कौशल के तत्व, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 कितने भी तत्व हो सकते, 6 7 होते हैं इसमें, तो इसमें कर सकते हैं। मतलब हम तो शॉर्ट में पढ़ेंगे तो पूर्व ज्ञान की जानकारी, है ना, प्रश्नों में क्रमबद्धता, इसमें लिखेंगे हाव भाव परिवर्तन, तो ये सारी चीजें होती है, इसको हम लिख सकते हैं। उसको डायरी में प्रिंट होता है कि आपको जो प्रभावशाली रहा नहीं रहा, और जब देखिए सर्वोत्कृष्ट, है ना, और उत्तम, अति कहते हैं ना, बहुत अच्छा, है ना, और अच्छा, इसमें डाल देंगे बहुत अच्छा,
अच्छा, सामान्य, ठीक है। और इसके अनुसार क्या होता है, जैसे बनाई होती है तुम्हारी जो प्रक्रिया होती है, जो तुमने दिया होता है सारी चीजें, और इसमें होता है असंतोष, मतलब अच्छी नहीं रही, इसके लिए असंतोष का प्रश्न, ठीक है, कि बेकार थी, अच्छी थी, क्या नहीं किया इसमें। अब इसमें लगाना है, टिक लगाना है मन को, तो इसमें टिक लगा देंगे 1 2 3 4 घंटा, पूर्ण ज्ञान था, अच्छा था, कैसे, मतलब विद्यार्थी ने कैसे प्रस्तुत किया, उसका अपन वो चीज देखते हैं। तो अपन को प्रश्नावली समझ में आ गया, इसके अनुसार रैंकिंग मिलती है कि हाँ परिवर्तन हुए नहीं हुए, पूर्ण ज्ञान था या नहीं था, प्रश्न की विवरणता थी या नहीं थी, ये सारी घटकों का अपन को ध्यान देना पड़ता है, तत्वों का ध्यान देना पड़ता है। इसी प्रकार से आपका प्रस्तावना कौशल अपना यही खत्म होता है, और अपन प्रस्तावना कौशल की सारी जो छोटी छोटी चीजें थी, सारी चीज समझ ली, इसको बनाना सीख लिया, सारी चीजें सीख ली। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि एक टॉपिक अपन का एक उसमें क्लियर हो जाए, तो आपको इसी समझ में आ गई होगी, सब चीजें आपको अच्छे से बता दी है। अगला क्वेश्चन अपन कल अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ में आपको सारी चीज समझ में आ गई, और इसी के साथ मैंने सारी चीज समझा दी आपको, इसकी उद्देश्य बता दिए कि प्रस्तावना होता क्या है, इसका क्यों यूज में लेते हैं, इन सब चीजों को मैंने आपको आज बता दिया है, प्रस्तावना कौशल कंप्लीट कर दिया है। तो इसी के साथ